इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं भूगोल के अध्याय 4 जलवायु में। हमारे सामने स्रोत सामग्री के तौर पर महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की पाठ्य पुस्तक के अंश हैं, जिनमें भारत और ब्राजील की जलवायु को दर्शाते नक्शे, कुछ दिलचस्प ग्राफ और भौगोलिक स्पष्टीकरण दिए गए हैं। ये सब परीक्षा के नजरिए से काफी अहमियत रखते हैं। तो हमारा मकसद साफ है, इन दोनों बड़े और महत्वपूर्ण देशों की जलवायु की गुत्थियों को सुलझाना, ये समझना कि कौन से कारक मौसम का मिजाज तय करते हैं, उनकी आपस में तुलना करना और सबसे जरूरी एसएससी बोर्ड परीक्षा के लिए क्या खास बातें ध्यान में रखनी है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। बिल्कुल, ये देखना काफी रोचक होगा कि कैसे अक्षांश यानी लैटिट्यूड, जमीन की बनावट यानी भू आकृति और हवाओं का खेल इन दोनों देशों के मौसम के पैटर्न को गढ़ता है। खासकर ये कि दोनों ही मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देश हैं, फिर भी उनकी जलवायु में इतने जबरदस्त अंतर क्यों हैं? शुरुआत ब्राजील से करते हैं। इसका नक्शा मतलब चित्र 4.1 और 4.2 देखते ही पता चलता है कि ये देश उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर इसके उत्तरी हिस्से से गुजरती है। हाँ, और इसी विशाल अक्षांशीय फैलाव की वजह से ब्राजील की जलवायु में काफी विविधता है। भूमध्य रेखा के पास का इलाका, खासकर अमेज़न नदी की घाटी, वहां एकदम उष्ण यानी गर्म और नम जलवायु है। स्रोत बताते हैं कि औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, मतलब साल भर गर्मी। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाते हैं, मकर रेखा के पास जलवायु समशीतोष्ण यानी टेम्परेट हो जाती है, जहां मौसम बदलते हैं। और तापमान के इस फर्क को ग्राफ वो चित्र 4.4 भी साफ दिखाते हैं, है ना? मानोस जो भूमध्य रेखा के पास है, वहां साल भर तापमान लगभग एक जैसा रहता है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं। सही। लेकिन पोर्टो अलेग्रे जो दक्षिण में है, वहां गर्मियों और सर्दियों के तापमान में काफी अंतर दिखता है। आपने सही पकड़ा। मोनोज में तापमान की रेंज मतलब साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान का अंतर बहुत कम है। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट की पहचान कह सकते हैं। वहीं पोर्टो एलेग्रे में ये रेंज काफी ज्यादा है, जो समशीतोष्ण जलवायु का लक्षण है। ये दिखाता है कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर मौसम का मिजाज कैसे बदलता है। अब जरा बारिश की बात करें। नक्शा चित्र 4.1 कमाल का है। अमेज़न बेसिन में तो 2000 मिलीमीटर से भी ज्यादा सालाना बारिश दिखा रहा है, यानी घनघोर वर्षा। हाँ, बहुत ज्यादा। जबकि पूर्वी तट पर ये आंकड़ा 1000 से 1200 मिलीमीटर के बीच है। इन बारिशों के पीछे कौन सी हवाएं हैं? इसके लिए मुख्य रूप से व्यापारिक पवनें मतलब ट्रेड विंड्स जिम्मेदार हैं। ये वो स्थायी हवाएं हैं जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। ब्राजील के तट पर दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं नमी लेकर आती हैं। लेकिन यहाँ ब्राजील की खास भौगोलिक बनावट, जिसे अजीम कगार ग्रेट एस्कार्पमेंट या ब्राजीलियाई उच्च भूमि कहा गया है, चित्र 4.2 में, उसका भी तो रोल है। ये क्या चीज है और कैसे असर डालती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अजीम कगार तट के समानांतर फैली एक ऊंची खड़ी ढलान या कह लीजिए पठार का किनारा है। जब समुद्र से नमी लेकर आने वाली व्यापारिक हवाएं इससे टकराती हैं, तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। और जैसे ही हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है और उसकी नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसका नतीजा ये होता होगा कि तट के पास वाली यानी कगार की हवा सम्मुख ढाल विंडवर्ड साइड पर जबरदस्त बारिश होती होगी। बिल्कुल सही। इसी प्रक्रिया को ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तटवर्ती इलाकों में इसी वजह से काफी बारिश होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, इसका दूसरा पहलू क्या है? पहाड़ के दूसरी तरफ क्या होता है? जब भी हवाएं कगार को पार करके दूसरी तरफ यानी पवन विमुख ढाल लीवर्ड साइड पर नीचे उतरती हैं, तो वे गर्म होने लगती हैं। गर्म हवा ज्यादा नमी सोख सकती है, इसलिए वो बारिश करने के बजाय शुष्क हो जाती है। इस वजह से कगार की दूसरी तरफ का इलाका सूखा रह जाता है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो एरिया कहते हैं। अच्छा, और ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में इसी वजह से वो एक बड़ा सूखाग्रस्त इलाका बन गया है, जिसे उसी को अवकर्षण चतुर्भुज कहते हैं। ये ब्राजील का अर्धशुष्क या सेमी एरिड क्षेत्र है, जहां बारिश बहुत कम होती है। परीक्षा के लिहाज से ये अजीम कगार का प्रभाव और अवकर्षण चतुर्भुज का बनना, ये दोनों ही बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर ब्राजील की जलवायु को समेटना हो, तो हम कह सकते हैं कि वहां भूमध्य रेखीय मतलब गर्म और नम,
उष्णकटिबंधीय सवाना, गर्म पर बारिश मौसमी, हाँ, सवाना टाइप। समशीतोष्ण दक्षिण में, और अर्ध शुष्क यानी वो अवकर्षण चतुर्भुज, ये सब मिलते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही है। एक और दिलचस्प बात जो ब्राजील को भारत से अलग करती है, वहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, लगभग न के बराबर आते हैं। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि वहां तट के पास हवाओं के मिलने का क्षेत्र, जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITGZ कहते हैं, वो उतना मजबूत या सक्रिय नहीं होता जितना हिंद महासागर में होता है। चलिए, ये तो हुई ब्राजील की बात। अब अपने देश भारत की तरफ आते हैं। नक्शा चित्र 4.3 और ग्राफ चित्र 4.5 देखते हैं। भारत की जलवायु के बारे में सबसे पहले जो शब्द दिमाग में आता है वो है मानसूनी। ऐसा क्यों है? ये मानसून है क्या भला? भारत की जलवायु पर मानसून का असर इतना जबरदस्त और सब जगह है कि इसे मानसूनी जलवायु कहना ही सबसे सटीक है। पहले तो ये समझें कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के लगभग बीच से गुजरती है। इसका मतलब हुआ कि देश का ज्यादातर हिस्सा उष्णकटिबंध में है। यहाँ सूरज की किरणें साल के ज्यादातर समय सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान आमतौर पर ऊंचा रहता है, खासकर दक्षिणी भारत में। उत्तर में कड़ाके की सर्दी और पश्चिम में झुलसाने वाली गर्मी। बिल्कुल, भारत का विशाल आकार और इसकी जटिल भू आकृति तापमान में गजब की विविधता पैदा करते हैं। सर्दियों में उत्तर के पहाड़ी इलाके जैसे लद्दाख में कारगिल या लेह, वहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे, जैसे स्रोत में -48 डिग्री सेल्सियस तक का जिक्र है। सोचिए जरा। बाप रे। और गर्मियों में पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तान जैसे गंगानगर शहर, वहां पारा 50 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है। ये चरम सीमाएं भारत की जलवायु की पहचान है। और उत्तर में जो विशाल हिमालय पर्वत खड़ा है, उसका क्या रोल है? क्या वो सिर्फ एक पहाड़ है या मौसम पर भी असर डालता है? हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत के मौसम का बॉडीगार्ड है। इसके दो सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये उत्तर से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को भारत में घुसने से रोकता है। अगर हिमालय ना होता तो सर्दियों में उत्तर भारत शायद जम ही जाता। अच्छा। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम, ये दक्षिण पश्चिम से आने वाली नमी से लदी मानसूनी हवाओं के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो जब ये मानसूनी हवाएं हिमालय से टकराती हैं, तब क्या होता है? क्या इसी वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों में इतनी बारिश होती है? एकदम सही। ये हवाएं हिमालय से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर होती हैं, ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी वहीं बरसा देती हैं। इसी कारण हिमालय की तलहटी और खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। हाँ, वो मासिनराम और चेरापूंजी। बिल्कुल। मेघालय का मासिनराम सालाना औसतन 11,872 मिलीमीटर और चेरापूंजी 11,777 मिलीमीटर। ये नाम तो याद ही रखने चाहिए। सोचिए, साल में 11 मीटर से ज्यादा बारिश। ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गजब। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता कैसे है, ये समझना भी जरूरी है। गर्मियों में जब उत्तर पश्चिमी भारत, खासकर पंजाब के मैदान और थार रेगिस्तान सूरज की गर्मी से तपते हैं, तो वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक तीव्र निम्न दाब मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। उसी समय दक्षिण में हिंद महासागर के ऊपर हवा ठंडी और भारी होती है, यानी वहां उच्च दाब, हाई प्रेशर होता है। हवा का नियम है कि वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागती है। तो हिंद महासागर से नमी उठाकर वो हवाएं भारत के उस निम्न दाब वाले इलाके की तरफ चल पड़ती हैं। हाँ, और क्योंकि ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं, इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये जून के आसपास भारत के तट से टकराती हैं। और फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या रोल है? क्या ये भी हवाओं को रोकते हैं? बिल्कुल। जब ये मानसूनी हवाएं भारतीय प्रायद्वीप पर पहुंचती हैं, तो पश्चिमी घाट इन्हें रोकते हैं। नतीजतन घाट के पश्चिमी ढलानों पर जो हवा के सामने पड़ते हैं, जबरदस्त ओरोग्राफिक वर्षा होती है। अच्छा। लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ का इलाका, लीवर्ड साइड, वो वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जहां बारिश कम होती है, जैसे कि मध्य महाराष्ट्र या कर्नाटक का अंदरूनी हिस्सा। पूर्वी घाट भी कुछ हद तक हवाओं को रोकते हैं, पर पश्चिमी घाट जितने ऊंचे और लगातार नहीं हैं। और राजस्थान में इतनी कम बारिश क्यों होती है? जैसलमेर भारत का सबसे सूखा इलाका है ना? हाँ, पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, लेकिन वो मानसूनी हवाओं के लगभग समानांतर पड़ती है, इसलिए हवाएं बिना रुके आगे निकल जाती हैं। दूसरा, बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा जब तक यहां पहुंचती है, उसकी नमी काफी कम हो चुकी होती है। नतीजा, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का कच्छ इलाका सूखा रह जाता है,
जैसलमेर में तो सालाना 120 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये तथ्य भी परीक्षा के लिए ध्यान रखने योग्य है। ये तो हुई मानसून के आने की बात। एक लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून भी होता है, ये क्या है? हाँ, वो भी एक चीज है। सितंबर आते आते उत्तर भारत में जमीन ठंडी होने लगती है और सूरज दक्षिण की ओर चला जाता है। इससे उत्तर भारत का निम्न दाब क्षेत्र कमजोर पड़ जाता है और धीरे धीरे हिंद महासागर पर मजबूत उच्च दाब बन जाता है। अब हवा की दिशा पलट जाती है, मतलब हवाएं जमीन से समुद्र की ओर यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती हैं। तो क्या ये सूखी हवाएं होती हैं? ज्यादातर तो सूखी होती हैं, लेकिन जब ये लौटती हुई हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से नमी उठा लेती हैं। फिर जब ये भारत के पूर्वी तट से टकराती हैं, खासकर तमिलनाडु के तट से, तो वहां अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश करती हैं। अच्छा, यानी तमिलनाडु की मुख्य बारिश इसी से होती है। हाँ, तमिलनाडु को अपनी ज्यादातर बारिश इसी लौटते हुए मानसून से मिलती है। ये भी एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है परीक्षा में। शहरों के जलवायु ग्राफ, वो चित्र 4.5 भी बड़े काम के हैं। दिल्ली जो समुद्र से दूर है, वहां गर्मी और सर्दी के तापमान में बहुत फर्क है, एकदम महाद्वीपीय जलवायु। सही। जबकि मुंबई और चेन्नई तट पर है, तो वहां समुद्र के असर से तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। ये समुद्री जलवायु का प्रभाव है। कोलकाता इन दोनों के बीच का मामला लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये ग्राफ दिखाते हैं कि समुद्र से दूरी, जिसे कॉन्टिनेंटलिटी कहते हैं, जी। वो मौसम को कितना बदल देती है। भारतीय मौसम विभाग के हिसाब से भारत में 4 मुख्य ऋतुएं मानी जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु गर्मी, वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून वापसी की ऋतु शरद और शीत ऋतु सर्दी। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि मानसूनी जलवायु की एक खासियत इसकी अनिश्चितता भी है। कभी बारिश बहुत ज्यादा जिससे बाढ़ आती है, कभी बहुत कम तो सूखा पड़ जाता है, और साथ में चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी भारत को झेलनी पड़ती हैं। चलिए अब दोनों देशों की तुलना करते हैं। भारत और ब्राजील दोनों ही उष्णकटिबंधीय देश, पर जलवायु में कितना अंतर, मुख्य अंतर नजर आते हैं। हाँ, मुख्य अंतर देखें तो सबसे बड़ा तो प्रभाव का है। ब्राजील पर भूमध्य रेखा का सीधा असर दिखता है। अमेज़न में साल भर गर्मी और बारिश। तापमान में भिन्नता भी दक्षिणी हिस्से को छोड़ दें तो भारत जितनी ज्यादा नहीं है, और वहां अजीम कगार की वजह से एक स्पष्ट सूखा क्षेत्र यानी अवकर्षण चतुर्भुज है। चक्रवात लगभग नहीं आते। जबकि भारत की कहानी पूरी तरह मॉनसून के इर्द गिर्द घूमती है। सही कहा। भारत की जलवायु पर मॉनसून का दबदबा है। हिमालय और विशाल मैदानों के कारण यहां तापमान में जबरदस्त क्षेत्रीय और मौसमी अंतर है। एक तरफ बर्फीली ठंड, दूसरी तरफ झुलसाने वाली गर्मी। बारिश का पैटर्न भी पूरी तरह दक्षिण पश्चिम और लौटते मॉनसून पर निर्भर करता है। वर्षा के स्रोत भी अलग हैं। ब्राजील में व्यापारिक पवने मुख्य हैं, जबकि भारत में मानसूनी पवने। बिल्कुल। और जमीन की बनावट का रोल भी अलग अलग है। ब्राजील में अजीम कगार बारिश और सूखा क्षेत्र बनाता है। भारत में यही काम हिमालय, पश्चिमी घाट और कुछ हद तक पूर्वी घाट करते हैं। दोनों देशों में ओरोग्राफिक वर्षा और वृष्टि छाया क्षेत्र बनते हैं, लेकिन उनकी जगह, उनका पैमाना और उनका असर काफी अलग है। भारत में चक्रवात भी एक अहम मौसमी घटना है, खासकर पूर्वी तट पर, जो ब्राजील में नहीं दिखती। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के नजरिए से इस अध्याय मतलब जलवायु से कौन कौन सी बातें एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए? जरूर। विद्यार्थियों को इन खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, भारत की जलवायु मानसूनी क्यों कहलाती है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ओके। दूसरा, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इन्हें याद रखें। अक्षांशीय स्थिति यानी कर्क रेखा, हिमालय का प्रभाव, समुद्र से निकटता या दूरी, और जमीन की बनावट जैसे घाट। ठीक है। तीसरा, बारिश कैसे और कहां होती है, इसमें हिमालय और पश्चिमी घाट की भूमिका समझनी होगी। ओरोग्राफिक वर्षा क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहां बनते हैं और क्यों, उदाहरण जरूर याद रखें, जैसे पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, पश्चिमी राजस्थान। उदाहरण जरूरी है। चौथा, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, जून सितंबर। हवा की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। कहां बारिश करता है। पांचवा, लौटता हुआ मानसून कब आता है, अक्टूबर नवंबर। हवा की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व। मुख्य रूप से कहां बारिश करता है, खासकर तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला पॉइंट। हाँ। छठा, कुछ खास जगह हैं और उनके आंकड़े।
सबसे ज्यादा बारिश मासिनराम, सबसे कम बारिश जैसलमेर, सबसे गर्म जगह गंगानगर, सबसे ठंडी जगह कारगिल लेह। इनके नाम याद रखना अच्छा है। 7वां, ब्राजील के बारे में। भूमध्य रेखा और मकर रेखा का जलवायु पर क्या असर है, मतलब गर्म बनाम समशीतोष्ण। ठीक। 8वां, ब्राजील में अजीम करार बारिश को कैसे प्रभावित करता है, वो तटीय बारिश और अवकर्षण चतुर्भुज वाला पॉइंट। 9वां, तापमान और वर्षा के ग्राफ देखकर जलवायु का अंदाजा लगाना सीखना होगा, जैसे क्या ये भूमध्य रेखीय है मानोस जैसा, समशीतोष्ण पोर्टो अलेग्रे जैसा, महाद्वीपीय दिल्ली जैसा, या समुद्री मुंबई जैसा। ग्राफ इंटरप्रिटेशन, ओके। और 10वां, नक्शों को पढ़ना और समझना, जैसे चित्र 4.1 और 4.3, कहाँ तापमान ज्यादा कम है, कहाँ बारिश ज्यादा कम है, हवाओं की दिशा क्या है, ये सब समझना जरूरी है। तो ये स्पष्ट है कि भारत और ब्राजील की जलवायु कोई सीधी सादी चीज नहीं है। ये उनके अक्षांश, विशाल आकार, जमीन की अनूठी बनावट और हवाओं के जटिल ताने बाने का नतीजा है। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। आज हम सब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बात सुन रहे हैं। ये बदलता हुआ वैश्विक मौसम इन जटिल मानसूनी और व्यापारिक पवन प्रणालियों को कैसे प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भारत और ब्राजील जैसे देशों को मौसम से जुड़ी किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर जानकारी रखना और सोचना अब सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य से जुड़ा है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।